हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर की कैलकुलेशन हम यहाँ पर आज पूरे लेक्चर में सीखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहेंगे और अच्छे से समझेंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दी केमिस्ट्री पर, जहां पर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट टारगेट 2024 और 25, जहां पर पूरी की पूरी हम केमिस्ट्री सीखने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दी केमिस्ट्री फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी जल्दी कर देंगे, इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ योर मैम। जैसा कि अभी तक आप मुझे जान चुके हैं, माई सेल्फ राव भारती, ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड 4 साल से कोटा में जो केमिस्ट्री पढ़ाने का अनुभव है वो लिया जा रहा है। बच्चे बिना किसी देरी के शुरू कर दे फिर आज का लेक्चर, लेकर राव मैम का नाम। चलिए देखिए, हम अभी तक 2 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या कर चुके हैं। पहले वाले के अंदर हमने ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन सीखा था और कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सीखा था लेक्चर 1 के अंदर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना भी नहीं आता है बच्चे, तो उन्हीं के लिए मैंने बहुत बारीकी से यहाँ से उठा के यहाँ तक पूरा टॉपिक इस तरीके से कवर कराया है। तो किसी भी बच्चे को कोई भी जरा से भी अगर दिक्कत है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में, तो वो जरूर देख ले, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम हर जगह, रिडॉक्स चैप्टर है तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही होगी, ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो वहां पर हमने इसको बारीकी से सीखा है, अब उसको यहाँ अप्लाई करते करते डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो जिसने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सीखा है वो जाके सीख सकता है। सेकेंड लेक्चर में फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किया था। उसमें मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, ये किया था हमने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देखा था कि जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बच्चे फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम रेंज भी बता दी थी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट के। बच्चे फिर हमने उसके बाद थर्ड जो एप्लीकेशन किया था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। दैट वाज क्वाइट इजी कि हमारे पास उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होगा, फॉर ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इट विल बी इक्वल टू 0 एंड फॉर एन आयनिक मॉलिक्यूल इट विल बी इक्वल टू दी चार्ज। बच्चे ठीक है, ये हमने कर लिया था। आज हम सीखेंगे एन फैक्टर की कैलकुलेशन एंड टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं बच्चे कि एक लास्ट जो हमारी एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की, वो क्या है, वो है आपकी कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, उस सब्सटेंस का आपको अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। लेट्स सी, यहाँ पर मैंने लिखा इक्विवेलेंट वेट जो आपका होता है बच्चे, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कह लीजिए या फिर मोलर मास कह लीजिए या मॉलिक्यूलर मास कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये वाली चीज हम मोल कॉन्सेप्ट में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दिया और मॉलिक्यूलर मास निकल गया, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर को कोई एक्स फैक्टर भी बोलता है, कोई वैलेंसी फैक्टर भी बोलता है, हम इसको एन फैक्टर बोलेंगे। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। अब तुम कहोगे कि मैम आपने बोला कि इक्विवेलेंट वेट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर यूज होना चाहिए, आपने तो एन फैक्टर और मॉलिक्यूलर मास लिखा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का क्या रोल है। अभी देखते हैं बेटा, हम जब एन फैक्टर सीखेंगे तो वो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स। यहाँ पर हम एन फैक्टर 4 कैटेगरीज में पढ़ते हैं बच्चे। एन फैक्टर्स फॉर एसिड्स, एन फैक्टर फॉर बेसिस, राइट,
उसके बाद n फैक्टर फॉर सॉल्ट्स एंड n फैक्टर फॉर रिडॉक्स चेंजेस, तो सबसे पहले हम पहले वाले 3 देखेंगे, उसके बाद जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो इस चैप्टर में यूज होगा, रिडॉक्स चेंजेस, रिडॉक्स रिएक्शंस, उनके अंदर n फैक्टर कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसिड्स के n फैक्टर्स। एसिड्स के अंदर n फैक्टर क्या होता है? एसिड्स के अंदर n फैक्टर क्या होता है? एसिड्स के लिए जो n फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। अब ये बेसिसिटी क्या होता है? एसिड्स की बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स, कि वो जो आपका एसिड है वो कितने हाइड्रोजन्स को आयनाइज कर सकता है, उस एसिड से कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन निकल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ द एसिड, एंड वही क्या होगी बच्चे? n फैक्टर ऑफ दैट एसिड होगा। अब देखो यहाँ पर HCl में आपको साफ साफ पता है, इधर से एक हाइड्रोजन आयन है Cl माइनस, तो बेसिसिटी इज इक्वल टू 1, यानी कि n फैक्टर इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन मिला है। H2SO4 में अगर आप बात करेंगे तो ये 2H आयन देता है और SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर बेसिसिटी इज इक्वल टू 2, n फैक्टर क्या हो गया इधर? 2। H2SO4 का n फैक्टर कितना हुआ? 2। H3PO4 की अगर हम बात करेंगे तो ये देगा 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन, सो इट्स बेसिसिटी इज 3, मतलब इसका n फैक्टर इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, कि कोई भी एसिड कितने हाइड्रोजन्स को आयनाइज कर रहा है, वही उसकी बेसिसिटी होगी, वही उसका n फैक्टर होगा। नाउ सी दिस वन H3PO3। देखो बच्चे, यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया, आपने क्या हाइपोथेटिकल केस बना लिया होगा, अज्यूम कर लिया होगा कि यहाँ एक हाइड्रोजन था तो n फैक्टर 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो n फैक्टर 2, यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो n फैक्टर 3। H3PO3 में भी 3 हाइड्रोजन है तो n फैक्टर शुड बी 3। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं बच्चे, क्योंकि ये जो चीजें हम बताते हैं कि आयनाइजेबल हाइड्रोजन, यानी कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा अपनी जगह छोड़ के H+ के फॉर्म में, ये डिपेंड करता है इनके स्ट्रक्चर्स पे। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें बच्चे, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर हम देखते हैं H3PO4 जिसका फॉर्मूला, H3PO4 बच्चे जिसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, या फिर आप कहो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एक ही बात। दूसरा H3PO3 जिसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। देखिए इनका स्ट्रक्चर आपको क्या कहता है बच्चे, यहाँ पर देखेंगे P, सबसे पहले एक ऑक्सीजन, 5 वैलेंसी होती है ना हमारे फॉस्फोरस की, 5 वैलेंसी होती है, यानी कि 5 बॉन्ड इसको बनाने हैं। तो मैंने 3, एक तो बना दिया बच्चे, यहाँ पर P डबल बॉन्ड हो, बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3 और बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ मैंने 3 OH के ग्रुप्स बना लिए, 3 ऑक्सीजन बचे, 3 हाइड्रोजन, तो 3 OH लगा दिए। यहाँ पर देखो जरा, बन गया मेरा H3PO4 का स्ट्रक्चर। सिमिलरली H3PO3 में एक मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, अब 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो बेटा एक ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड में चला गया तो इधर 2 ऑक्सीजन बचे, यानी कि केवल 2 OH ग्रुप बन सकते हैं, तो इधर 2 OH ग्रुप बना दिए, और एक हाइड्रोजन जो बचा वो मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया इधर। अब ध्यान से सुनिए बेटा, कोई भी चीज अपनी जगह छोड़ के आयनिक फॉर्म में कब निकलती है? जब वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पर OH के अंदर बच्चे, OH के अंदर देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो आयन्स हैं बच्चे वो निकल जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 OH हैं, यानी कि 3 हाइड्रोजन निकल सकते हैं आराम से, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन द बॉन्ड ऑफ OH बच्चे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, हाइड्रोजन से खींचने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर केवल 2 ही OH ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले बॉन्ड है। पीएच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन बाहर निकल सके, लगभग बराबर 0 होता है पी और एच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बच्चे। दैट्स वाई यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 2, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी इज इक्वल टू 2, यानी कि एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। अब आप सिंपली मुझे इसका बताइए, H3PO2 जिसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के अंदर H3PO2 के अंदर बेसिसिटी कितनी है या फिर नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं। बहुत सिंपल सी बात है मैम, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपने बनाया वैसे हम भी बना लेंगे। मैम आपने क्या किया, फॉस्फोरस का एक तो डबल बॉन्ड O बना दिया, अब टोटल 3 और बॉन्ड बनाने हैं तो यहाँ पर एक OH ग्रुप लग जाएगा और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे डायरेक्टली। तो मैम यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है, यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है, तो इसकी बेसिसिटी बराबर कितनी होगी 1, यानी कि एन फैक्टर बराबर कितना होगा बच्चे 1। ये वाला जो बॉन्ड है बेटा टूट के नहीं H देता बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो H3PO2 की बेसिसिटी या फिर एन फैक्टर कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 1। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब एक और बहुत ही अच्छा एसिड है बच्चे जो कंफ्यूज करता है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है हमारा, पता ही है तुम्हें, दिखाई दे रहा है H3BO3 जिसका नाम होता है बच्चे बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। देखिए जरा आप यहाँ पर H3BO3 के अंदर आपको लग रहा है कि यहाँ पर 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। चलो मैम हो सकता है कि यहाँ पर हमें कुछ गलत दिखाई दे रहा हो, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। जब इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया तो मैम BOH, BOH और BOH, यहाँ पर मैम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तब तो ये 3 हाइड्रोजन आसानी से निकल जाने चाहिए। निकल जाने चाहिए कि नहीं निकल जाने चाहिए भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा है तो हाइड्रोजन को निकल जाना चाहिए, तो बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए बच्चे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने बोरोन के पास आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर मेकिंग दिस बॉन्ड्स 6 इलेक्ट्रॉन बने, यानी कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। टोटल 8 होने चाहिए ना एक मॉलिक्यूल के अंदर, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, बट यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लुईस एसिड है बच्चे, क्या है ये लुईस एसिड। अब लुईस एसिड का काम क्या होता है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है अगर इसको कोई लोन पेयर देने वाला मिल जाए। तो H3BO3 क्या करता है, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वाटर हैज अ लोन पेयर, वाटर के पास लोन पेयर है, यानी कि ये लुईस बेस है बच्चे, यहाँ पर क्या है लुईस बेस, ये लुईस बेस। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये वाटर से जो हमारा लोन पेयर है ये बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल में चला जाता है। अब इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में गया तो ये क्या बनाता है, ध्यान से देखिए, BOH, OH, ये OH बच्चे यहाँ पर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और जब ये बॉन्ड बना लेगा अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा पीछे एक नेगेटिव चार्ज छोड़ते हुए, तो यहाँ पर BOH, OH, OH, ये OH नेगेटिव चार्ज एंड प्लस H+ आयन। तो यहाँ पर H3BO3 ने कितने हाइड्रोजन्स को आयनाइज किया, कितने हाइड्रोजन्स को रिलीज किया, एक हाइड्रोजन आयन को, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। ये एक ही हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार बात पता है क्या, इट डज नॉट रिलीज इट्स हाइड्रोजन आयन, ये खुद का हाइड्रोजन आयन नहीं दे रहा है, ये किसका हाइड्रोजन गया है, वाटर का। सो H3BO3 does not release its own H+ ion, its own H+ ion, it releases from
वाटर। ये किसका हाइड्रोजन आयन है? वाटर का हाइड्रोजन आयन है बच्चे। सो H3BO3 जो आपका बोरिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी या फिर इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आयन जो आयनाइज हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1, और वो हाइड्रोजन आयन भी इसका खुद का रिलीज नहीं होके वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा है बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं हम बेसिस के एंड फैक्टर के। बेसिस तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेबी को बेस पसंद है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोक्साइड्स आयन या फिर नंबर ऑफ H प्लस आयंस एक्सेप्टेड बाय बेस, या फिर आप ये बोल सकते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। जो बेस की एसिडिटी होगी यानी कि जितने वो OH आयंस को रिलीज कर पाएगा या फिर वो जितने H प्लस आयंस को एक्सेप्ट कर पाएगा, उस नंबर को हम कहते हैं N फैक्टर फॉर बेसिस। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर NaOH की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर केवल एक OH माइनस है, तो N फैक्टर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ BaOH होल ट्वाइस की बात करेंगे तो इट इज Ba प्लस 2 एंड प्लस में 2 OH माइनस है, यहाँ से हमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिले तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। AlOH होल थ्राइस की बात करेंगे तो Al प्लस 3 प्लस में 3 OH माइनस, तो यहाँ पर N फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया है। अब इसकी बात कर लो KOH की, तो यहाँ पर K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो यहाँ पर N फैक्टर कितना हो गया? 1, क्योंकि इसने एक हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज किया है बच्चे। या फिर इस फॉर्म में लीजिए कि कितने H प्लस आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है, देख लेते हैं जरा। जैसे कि आपका NH3 है, NH3 अमोनिया, ये एक H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? NH4 पॉजिटिव। तो इस केस में N फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और देखिए, आपने इथाइलिन डाइअमीन का नाम सुना होगा, NH2CH2CH2NH2। देखिए जरा, ये भी क्या कर सकता है? 2 हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करके NH3 पॉजिटिव CH2CH2NH3 पॉजिटिव बना सकता है। तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसने 2 हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया। हाइड्रोजन का नाम आपने सुना होगा NH2, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये केवल एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, ना कि 2 हाइड्रोजन आयन को। माना इसके पास 2 नाइट्रोजन है, दोनों के लोन पेयर्स हाइड्रोजन आयन को डोनेट किए जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो, देखो जरा, अगर ऐसा हो कि NH3 पॉजिटिव, यहाँ पर भी NH3 पॉजिटिव, तो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर 2 पॉजिटिव चार्ज, वो भी इतना पास, तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है बच्चे। क्या बनता है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल। इसीलिए यहाँ पर 2H आयन की जगह केवल एक H आयन एक्सेप्ट होता है और NH2 NH3 पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का N फैक्टर कितना होगा? 1 होगा बच्चे। N फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक बात तो समझ आई मैम कि N फैक्टर जो है वो फिक्स नहीं होता है किसी भी सब्सटेंस का। N फैक्टर डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच दैट सब्सटेंस इज पार्टिसिपेटिंग बच्चे। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ध्यान से देखिए, N फैक्टर is not fixed. It depends on the reaction in which substance is participating. देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका जो N फैक्टर होता है वो फिक्स नहीं होता है कि मैं बोलूँ कि H2SO4 का हमेशा 2 रहेगा, बिल्कुल गलत। ये डिपेंड करता है कि वो किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं H2SO4 का ही एग्जाम्पल ले लूँ।
इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करवाऊं तो मुझे मिलता है NaHSO4 प्लस क्या मिलेगा बच्चे यहाँ पर NaHSO4 और H2। ठीक है, तो ध्यान से देखो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन थे, इधर एक हाइड्रोजन बचा हुआ, इसका मतलब इसने एक ही हाइड्रोजन दिया है अपना। H2SO4 ने एक ही हाइड्रोजन को रिलीज किया है, तो इसका N फैक्टर यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं H2SO4 की 2NaOH के साथ, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा Na2SO4 प्लस 2H2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि H2SO4 के जो 2 हाइड्रोजन थे वो दोनों के दोनों चले गए हैं और यहाँ पर Na2SO4 बन गया। तो इस कैटेगरी में, इस कंडीशन में N फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो N फैक्टर वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स कि वो किस रिएक्शन में आपका सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसीलिए क्या मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकती हूँ बच्चे, क्या हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट is also not fixed? It is also not fixed. क्यों? क्योंकि मैम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर। अब ये तो फिक्स रहेगा ना बच्चे, ये तो किसी भी मॉलिक्यूल का फिक्स रहेगा। मोलर मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर अ मॉलिक्यूल। तो अगर ये सेम है और आप N फैक्टर को चेंज कर रहे हो तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका इक्विवेलेंट वेट भी चेंज होगा। अब देखिए ना, यहाँ H2SO4 का 98 मॉलिक्यूलर वेट है, पहली वाली रिएक्शन में N फैक्टर 1 था तो इक्विवेलेंट वेट 98 आया। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट में इधर वाले में दूसरी वाली रिएक्शन में N फैक्टर 2 है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट 98 डिवाइडेड बाय 2 49। यानी कि इस कंडीशन में इसके अगर इक्विवेलेंट वेट की बात की जाए तो 98 डिवाइडेड बाय 1 और इसके अगर इक्विवेलेंट वेट की बात की जाए तो 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 49। सो इक्विवेलेंट वेट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन द N फैक्टर एंड N फैक्टर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन इन विच इट इज पार्टिसिपेटिंग। क्लियर है? एसिड्स, बेसिस। अब बात करते हैं सॉल्ट्स की। अगर हम बात करते हैं N फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स, N फैक्टर ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट्स बहुत इजी है, सॉल्ट्स बहुत इजी। कैसे? N फैक्टर इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन कटायन और अनायन, कटायन और अनायन। अब जैसे देखिए, आप अगर बात करते हैं NaCl सॉल्ट की तो Na+1 Cl-1, दैट मीन्स N फैक्टर इज इक्वल टू 1। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चे BaCl2 तो Ba+2 Cl-1, नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना है भाई? Ba के ऊपर +2 है, क्लोरीन के ऊपर 1 के ऊपर -1, 2 क्लोरीन है तो -2, यानी कि यहाँ पर N फैक्टर इज इक्वल टू 2। AlCl3 की बात कर लीजिए, AlCl3 यहाँ पर Al+3 और Cl-1, लेकिन 3 Cl है तो टोटल नेगेटिव में -3 हो गया, तो चार्ज कितना हो गया आपका? N फैक्टर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपका सॉल्ट्स का बहुत आसान हम इजीली कर सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे Al2SO4 होल थ्राइस। तो आपको पता है बच्चे Al+3 होता है और सल्फेट आयन के ऊपर -2 चार्ज होता है, लेकिन 2 एल्यूमिनियम है तो टोटल +6 चार्ज हो गया और इधर से 3 सल्फेट आयन है तो 3 दूनी 6 -6 चार्ज हो गया। तो इसलिए इसका जो N फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट अगर हमसे निकलवाया जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। इसका अगर इक्विवेलेंट वेट हमसे कैलकुलेट करवाता है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। क्लियर है? सॉल्ट्स का हो जाएगा। Okay, now let's talk about the N factor of the redox reactions, N factor of the oxidizing agent or reducing agent that are used, that are participating in the redox reactions. यहाँ पर N factor किसको कहते हैं बच्चे? एसिड का समझ आ गया, बेस का समझ आ गया, सॉल्ट का भी हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर N factor की। ध्यान से देखिएगा, number of moles of electrons lost or gained by 1 mole of that substance। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? N फैक्टर बोलते हैं फॉर दिस चेंजेस। यहाँ पर इस वर्ड पे ध्यान दो, पर मोल।
कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, या फिर नेट चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। एक मोल के ऊपर ध्यान देना कि एक मोल जो उस मॉलिक्यूल का है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। अब रिडॉक्स रिएक्शन है, या तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है या फिर गेन कर सकता है, ऐसा ही कुछ होगा, है ना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Zn से Zn2 पॉजिटिव, तो ये 0 था, ये +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2। यहाँ पर MnO4 माइनस में मैग्नीज +7 में है, ये +2 में गया, +7 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, 7 से 2 चला गया, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया होगा इसने। तो यहाँ पर n फैक्टर इज इक्वल टू 5। यहाँ देखिए Cr2O7 माइनस Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, तो यहाँ क्रोमियम +6 में है कि नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ क्रोमियम निकाला आपने, इसको 2x माना, प्लस में 7 ऑक्सीजन -2 बराबर टोटल चार्ज -2, तो इधर से x इज इक्वल टू +6 आ गया। तो क्रोमियम के ऊपर इधर +6 चार्ज है और इधर क्रोमियम पे +3 चार्ज है, यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 - 3 इज इक्वल टू 3। क्या ये n फैक्टर है, नो मैम, n फैक्टर है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर, इसके 1 मोल के अंदर कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 6 हो जाएगी। आई बात समझ में। ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज होता है बच्चे, वो बाय 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल देखना है, इट विल बी द n फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो इनके एक एक मोल के अंदर Mn एक ही था, Zn एक ही था, लेकिन Cr2O7 माइनस डाइक्रोमेट आयन के अंदर क्रोमियम 2 हैं बच्चे। तो इसीलिए अगर आप शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो n फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अभी किया आपने, Cr2O7 माइनस कन्वर्ट हुआ Cr+3 में, इधर ये +6 में था, +6 से +3 में गया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, यहाँ पर ΔON चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, लेकिन n फैक्टर के लिए एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, 2, तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 6। दिस विल बी द n फैक्टर ऑफ Cr2O7 माइनस। ये आप n फैक्टर बच्चे इस डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। n फैक्टर ऑफ क्रोमियम +3 कितना होगा, मैम ये +3 में था, इधर जाके +6 में हो गया। इस साइड की रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये +3 से +6 कितना चेंज आया, 3 का। क्या इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इसके 1 मोल के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट है, तो इसका जो n फैक्टर होगा, इसका n फैक्टर विल बी 3 और इसका n फैक्टर विल बी 6। तो n फैक्टर हम दोनों साइड से निकाल सकते हैं बच्चे। और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर, और एग्जांपल्स क्या क्या है देखिए जरा। MnO4 माइनस से MnO2 बना बच्चे, MnO4 माइनस में +7 ऑक्सीडेशन नंबर है और MnO2 के अंदर +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। +7 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, यानी इसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन यानी इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। 7 से 4 पे आ गया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 3 आया। तो यहाँ से n फैक्टर इसकी बात करोगे बेटा तब भी 3 आएगा, इसकी बात करोगे n फैक्टर की तब भी 3 आएगा। कि Mn 4 से 7 जा रहा है तो भी 3 का चेंज है, 7 से 4 जा रहा है तब भी 3 का चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं होना है, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस या गेन। इसने अगर गेन किए तो ये इधर से इधर जाएगा तो लॉस करेगा बच्चे, एक ही बात है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, 3 का, वही हमारा n फैक्टर है। आगे वाला एग्जाम्पल देखो, MnO4 माइनस बच्चे, MnO4 माइनस को हम क्या बोलते हैं, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन, ठीक है। और यहाँ पर अगर MnO4 2 माइनस लिखा हुआ है तो मैग्नेट आयन,
मैग्नेट आयन, ठीक है। ओके, नाउ सी यहाँ पर MnO4 माइनस के अंदर आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये हो गया आपका +7, निकाल सकते हैं ना एक्स मेथड से। इधर कितना हो गया बेटा, +6 हो गया, +6 है ना। यहाँ पर मैम देखो x -8 इज इक्वल टू -2, -8 उधर गया तो +8 -2 +6, तो x इज इक्वल टू +6। यहाँ पर बेटा 7 से 6 में आया है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हुआ है बच्चे, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो यहाँ पर +7 से +6 में आते टाइम इसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। और MnO4 2- का एन फैक्टर भी कितना होगा, 1 होगा। चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट है हमारा। आगे देखो H2O2 जब O2 में कन्वर्ट हो रहा है, H2O2 ये मैंने आपको पहले भी कराया है। H2O2 जब O2 में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा जब H2O2 H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे, तो H2O2 में ऑक्सीजन -1 में है, ये 0 में है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 1, एक का ही चेंज आया, -1 था 0 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है बच्चे। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तभी तो दूसरे को रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज होगा और खुद ऑक्सीडाइज होकर ये O2 में कन्वर्ट हुआ है। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है ना, तो ये -1 से 0 में गया है। या तो रट्टा मार लो या फिर लॉजिकली समझ लो बात को, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, एन फैक्टर क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ एटम, 2, गुना कितना चेंज आया, 1 बराबर 2। तो यहाँ पर H2O2 का एन फैक्टर कितना आया, 2। O2 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, आप अगर O2 का कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 0 से -1, सेम बात है। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, इस बार गेन करना पड़ेगा 0 से -1 जाने के लिए, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये -1 था ये -2 था बेटा, तो इसने क्या, अब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया बेटा, गेन किया, तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। और अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो अब जब ये H2O2 H2O में कन्वर्ट हो रहा है तो इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन का अगर गेन हुआ है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर 1 आया है बच्चे तो एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू अगेन 2 एटम प्रेजेंट, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। बट इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर H2O के लिए एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि मैम देखिए जरा, यहाँ -2 से -1 गया, एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है पर मॉलिक्यूल, एक ही ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो एन फैक्टर विल बी 1 फॉर H2O, बट ध्यान रहे एन फैक्टर फॉर H2O2 when it is behaving like reducing agent or it is behaving like oxidizing agent, H2O2 का n फैक्टर क्या है, 2 है बच्चे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। n फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया, यहाँ पर इसका n फैक्टर कितना है, 2 है, H2O में n फैक्टर कितना है, 1 है, इधर n फैक्टर कितना है, 2 है, और इधर n फैक्टर कितना है ऑक्सीजन H2O2 का, 2 है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहाँ पर देखिए I2 से iO3 नेगेटिव बन रहा है, I2 से iO3 नेगेटिव, तो I2 के ऊपर 0 चार्ज है, यहाँ पर I2 के ऊपर 0 चार्ज है, और iO3 नेगेटिव में आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज है, +5, यहाँ पर देखेंगे +5। अब बताइए जरा, ये 0 से 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, 0 से 5 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, +5 में ये गया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 5। बट I2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, तो यहाँ पर एन फैक्टर ऑफ I2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 इज इक्वल टू 10। लेकिन iO3 नेगेटिव के अंदर एन फैक्टर ऑफ iO3 नेगेटिव, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो वही 5 का होएगा,
और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन इन IO3 नेगेटिव इज 1, सो यहाँ पर 5 × 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 5 हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ पर आपको? अब कर लेंगे, इन चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड फैक्टर बदल सकता है डिपेंडिंग कि कैसे रिएक्शन जा रही है। इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं ना अब यहाँ पर, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट आपको बोलूँ, इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका अगर मेरे को निकालना पड़े तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितना, 5 आ जाएगा बच्चे। इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, I नेगेटिव से IO3 नेगेटिव बन रहा है। I नेगेटिव मतलब -1 से +5 में गया, तो क्या दिक्कत हो गई मैम, यहाँ पर -1 से +5 कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का। भैया -1 था, इसमें से चेंज करना है अपन को, घटाना है +5, तो ये कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ होगा मैम यहाँ पर, जैसे इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ था, 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। तो यहाँ पर इस बार n फैक्टर क्या होगा, इसका 6 होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है और इसका n फैक्टर भी कितना होगा, 6 होगा बेटा जी। क्लियर हुआ ये? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, N2 से NH3 फॉर्म हो रहा है आपका, N2 से NH3 अगर फॉर्म होगा तो ये 0 से -3 में गया। इसके n फैक्टर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 0 से -3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 3 आया, लेकिन 3 × 2 कितना आया बच्चे, 6। और इधर n फैक्टर इज इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3। डन। नेक्स्ट देखिए, C2O4 2- से CO2 बच्चे, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखने वाला एग्जाम्पल है। देखिए C2O4 2-, इसको हम ऑक्सलेट आयन बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन। इट इज कन्वर्टिंग इनटू CO2। अब C2O4 2- में अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल ले बच्चे, यहाँ पर C2O4 2- में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, x मेथड से 2x - 8 इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर ये है बच्चे +3 फॉर्म में, CO2 में ये है आपका +4 में, यानी कि दोनों साइड से अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो मैम +3 से +4 गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1। बट अगर n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे बेटा जी, तो n फैक्टर में क्या हो जाएगा, यहाँ C2O4 2- के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम प्रेजेंट है, यानी कि 2 × 1 इज इक्वल टू 2। किसके लिए, C2O4 2- के लिए। और अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं n फैक्टर ऑफ CO2, तो वहाँ पर कितना n फैक्टर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि हमें कहाँ पर n फैक्टर क्या लेना है, कैसे कैलकुलेट करना है। ऑलवेज रिमेंबर n फैक्टर is the change in the oxidation number by 1 mole of the molecule। तो उस एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम है ना, वो आपको कंसिडर कर लेने हैं बेटा, तभी हम n फैक्टर सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करके बताओ, ये BaMnO4 2 है बच्चे, इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो गया है Ba+2 और अनायन आपका हो गया है MnO4-। तो मैम ये तो MnO4- से Mn+2 जा रहा है, इधर ये +7 था, +7 से +2 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो n फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब तो हम इन एग्जाम्पल्स को इतना फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं कि हमें कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए n फैक्टर याद हो जाना चाहिए। MnO4- जब भी Mn+2 में जाएगा तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि +7 से +2 में जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्या है बच्चे, MnO4-, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ये 2 इधर कटायन के चार्ज के ऊपर चला गया, Ba+2, इधर MnO4-, ये आ गया आपका MnO2। MnO2 में ये +4 होता है, ये +7 हुआ, +7 से +4 में आते टाइम इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया, गेन किया। तो यहाँ पर इस कंडीशन में n फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। ध्यान से देखो बेटा, अब तुम
एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही स्पीसीज का अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस में अलग अलग एन फैक्टर आ रहा है। दैट्स व्हाई इस कैटेगरी में, इस कंडीशन में इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो भी आपका बच्चे मॉलिक्यूल है डिवाइडेड बाय 5, और इधर आपका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 3। मोलर मास तो क्योंकि सेम रहेगा मॉलिक्यूल का, बट अगर आप बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की, क्योंकि एन फैक्टर चेंज हुआ है तो इक्विवेलेंट वेट विल आल्सो बी चेंज्ड बेटा। और आप ये सोच सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप की रिएक्शन क्यों दे रहा है, डिपेंड करता है कि तुम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो, बेसिक मीडियम में करा रहे हो, या फिर न्यूट्रल मीडियम में करा रहे हो बेटा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। S2O3 नेगेटिव, इसको हम हाइपो बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, हाइपो। दिस इज योर थायोसल्फेट सॉल्यूशन, थायो सॉल्यूशन बोल दीजिए, थायोसल्फेट सॉल्यूशन बोल दीजिए, और ये आपका आ जाएगा बच्चे टेट्रा थायोनेट, टेट्रा थायोनेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इनका एन फैक्टर कैलकुलेट करना चाहूँ तो I2 का तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये 0 से -1 में गया तो इसका एन फैक्टर तो 2 आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम, लेकिन इसका एन फैक्टर 1 ही आएगा, क्योंकि एक मोल के अंदर ये 2 है बेटा, 2I नेगेटिव 2 मोल, एक मोल I नेगेटिव में एक ही एटम है, तो इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 2। अब बात करते हैं S2O3 नेगेटिव और S4O6 नेगेटिव का। S2O3 नेगेटिव और ये हुआ S4O6 नेगेटिव। तो बच्चे सल्फर का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 2, और यहाँ S4O6 नेगेटिव में कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.5। तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0.5, कि यहाँ से यहाँ जाते टाइम ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, ठीक है, इधर से इधर आते टाइम ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। पता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 था, ये 2.5 था, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0.5 का है। अब बात करते हैं एन फैक्टर की। इसका अगर एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो चेंज कितना आया, 0.5 इनटू में नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल 2, इट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 चेंज है, और पर मोल कितने एटम है, 4, तो ये कितना आ गया, 2। तो यहाँ से यहाँ गए तो एन फैक्टर इज 1, यहाँ से यहाँ आएंगे तो एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। इसका अगर तुमसे इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए तो m/1 हो जाएगा, और इसका अगर इक्विवेलेंट वेट पूछा जाएगा तो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गया ना अभी एन फैक्टर? बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं। नाउ आई डोंट थिंक कि कोई भी इशू आना चाहिए बच्चे। तो धीरे धीरे अभी आप जैसे जैसे आगे स्लाइड बढ़ती जाएगी आप मेरे साथ कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है? चलिए ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस की। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर मैं बात कर रही हूँ इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस की। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए SnCl2 में Sn+2 है, FeCl3 में Fe+3 है, Cl2 बेटा ये Cl-1 Cl-1, ठीक है। SnCl4 में Sn+4 में है, Cl फिर -1 में है, Fe+2 में है, Cl-1 में है। यानी कि इस पूरी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो रिडॉक्स चेंज हो रहा है ना, जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन हो रहा है वो Sn और Fe का हो रहा है। क्लोरीन तो बस रिएक्शन में ऐसे बैठ के देख रहा है, ओह रिएक्शन चल रही है, अच्छा अच्छा ऑक्सीडेशन, ओह रिडक्शन। क्लोरीन का काम बस केवल देखने का है। तो क्लोरीन यहाँ पर बैठा डब्बे में देख रहा है कि क्या तमाशा चल रहा है, अपन बैठे तुम कर लो जो करना है तुम्हें, वो वाली सी बात है बेटा। तो यहाँ पर हमें देखना भी वही है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर जिनमें चेंज आ रहा होगा हमें वही कंसिडर करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझसे अगर इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना है, +2 से +4 में गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना हुआ बच्चे, चेंज 2 का आया है और एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। सेम इसका एन फैक्टर भी कितने का आया बच्चे, 2 का आया। अब बात करते हैं FeCl3 वाले केस में। यहाँ पर देखो Fe+3 से Fe+2 में गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एक एटम है तो इसका एन फैक्टर इज ऑल्सो 1 और इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू ऑल्सो 1।
कर लेंगे कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बात बताइए, क्या आप इस रिएक्शन के अंदर ये बता सकते हैं कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट? बेटा देखो, एसिड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेल्फ ऑक्सीडेशन कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद क्या हो? ऑक्सीडाइज। और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और FeCl3 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है और ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। बेटा सारी चीजें बता सकते हैं हम अब क्वेश्चन में। अब हम इस पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि हमसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करवा लो तुम किसी का, तुम हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लो कौन कौन से, हम बता देंगे आराम से। अब आप मुझसे एन फैक्टर कैलकुलेट करवा लो, मैं किसी का भी एन फैक्टर कैलकुलेट कर दूंगा। अब आप मुझसे इक्विवेलेंट वेट निकलवा लो, मैं इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हम अभी तक इतना सीख चुके हैं बच्चे, क्लियर है ना? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब एक बात बताओ, MnO4 नेगेटिव में Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्या आपको पता है कि अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट विल बी ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बेटा जी ध्यान से सुनेंगे, अब मेरे स्टेटमेंट में थोड़ा सा फेर है कि MnO4- पर मैग्नेट आयन क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजेज ऑक्सीलेट आयन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है? CO2 में। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि ऑक्सीलेट आयन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच इज रिड्यूसिंग पर मैग्नेट आयन इनटू Mn+2। तो ये चीजें अब क्या मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा देखो याद होना चाहिए तुम्हें कि MnO4- जो वो Mn+2 में कन्वर्ट होगा, C2O4 CO2 में कन्वर्ट होगा। फिर तुम बोलोगे मैम कितना सब याद रखेंगे? हाँ, है ना? तो धीरे धीरे जितना फ्रिक्वेंटली हम इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएंगे। कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स है जो आपको इस क्लास में याद हो जाएंगे, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे। तो इन चीजों की दिक्कत नहीं लेनी है तुम्हें। तो अभी मैंने क्या बताया? MnO4- किस में कन्वर्ट हुआ है? Mn+2 में। ये जो Mn+2 में चेंज होता है बेटा ये एसिडिक मीडियम में होता है। किस में होता है? एसिडिक मीडियम के अंदर। एसिडिक मीडियम के अंदर देखिए +7 से +2 में गया तो यहाँ पर क्या इन दोनों का एन फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या 5 होगा? मैम 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इधर लॉस मान लो, इधर जाएगा। तो यहाँ पर बेटा C2O4 का मैंने आपको CO2 में जब जा रहा था तब एन फैक्टर कैलकुलेट करके दिखाया था कि इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू 2 एंड इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। अब आप बताओ किसी का भी इक्विवेलेंट वेट पूछ ले तो बता देंगे क्या? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, हो गया कैलकुलेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिसप्रॉप रिएक्शन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या कहती है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही स्पीसीज का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है। समझ गए? मेरे पास एक स्पीसीज, ठीक है, उसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि एक ही स्पीसीज, सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी बिहेव कर रही है और सेम स्पीसीज रिड्यूसिंग एजेंट का भी बिहेव कर रही है बच्चे। ऐसे केस में हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो समझ लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि डिसप्रॉप रिएक्शन कैसी होती है। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑफ सेम एलिमेंट इन द कंपाउंड आर कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम एलिमेंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसे H2O2 -1 था, इधर ये -2, इधर ये 0, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि -1 से -2 यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है और -1 से 0 यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ पर H2O2 जो है बच्चे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? H2O2 इज बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखो ये Cl2 इधर 0 में है बेटा, ये कोल्ड और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में डाइल्यूट बेसिक मीडियम में Cl2 जो है बेटा 0 से ये Cl नेगेटिव माइनस में गया और ये ClO नेगेटिव में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है।
तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि मैम ये 0 से -1 गया, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन। ये 0 से +1 गया यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। बेटा ध्यान से देखो, इसी स्पीसीज का तो मैंने रिडक्शन करा दिया और इसी स्पीसीज का मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया। दैट मीन्स यहाँ पर Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एज वेल एज क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट भी। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आगे देखो जरा, यहाँ पर ये रिएक्शन हॉट और कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में Cl2 कैसे रिएक्ट करता है, इधर ये 0, इधर ये -1, ये ClO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, तो ClO3 नेगेटिव में +5 हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि ये 0 से -1 जाके रिडक्शन भी कर रहा है और 0 से +5 जाके ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। बेटा अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसके अंदर एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है उसी सेम स्पीसीज का, यानी ये स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रही है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। ऐसे रिएक्शंस में हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बेटा इसमें एन फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/n फैक्टर इज इक्वल टू 1/n फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट प्लस में 1/n फैक्टर व्हेन इट इज बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं क्या, अगर मैं इसको n1 n2 की फॉर्म में मान लूँ 1/n फैक्टर इज इक्वल टू 1/nr प्लस 1/no बेटा, तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर nr प्लस no डिवाइडेड बाई nr इंटू no, यानी n फैक्टर का फॉर्मूला फाइनली क्या हो जाएगा, जो इनका पर्टिकुलर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मैंने इसको अब रिवर्स कर दिया, डिवाइडेड बाई nr प्लस no बेटा, दिस इज द n फैक्टर फॉर दैट स्पीसीज। nr और no क्या है बेटा कि जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तब उसका n फैक्टर कितना हुआ होगा, कितना चेंज आया होगा, और जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है उस टाइम पे उसका n फैक्टर क्या रहा होगा। दोनों के n फैक्टर्स को हम 1 बाई करके अगर ऐड कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/n फैक्टर, फिर उसको उल्टा कर दो। क्लियर है, समझ आया। चलिए अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल्स को। ठीक, देखिए कैसे करना है, यहाँ पर H2O2 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस O2, यहाँ पर -1 था, ये -2 है, ये 0 है। तो अगर मैं इसी की बात करूं, ध्यान से देखना, इसके लिए जब इसका क्या हुआ, जब इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया यानी इसका रिडक्शन हुआ, यहाँ ये ऐसे गया, इसका जब ये क्या किया, इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया, यानी इसका खुद का रिडक्शन हुआ, उस टाइम पर इसका एन फैक्टर NR मान लेते हैं उसको, वो कितना होगा, 2 होगा। मैम 1 का चेंज आया, 1 गुना 2 बराबर 2। ठीक है, जब ये H2O2 से O2 में गया बेटा, यानी कि जब इसने बिहेव किया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, उस टाइम पर क्या हुआ होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब भी इसका क्या रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2। आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे चाहे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, दोनों ही केसेस में एन फैक्टर क्या आ रहा था, आपका 2 आ रहा था। ठीक है, कि चेंज एक का हो रहा है लेकिन उस एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 2 × 1 करके 2 आया था बेटा। तो यहाँ पर इसका अगर एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो 1/n फैक्टर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ बेटा 1, यानी कि एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 होता है। ध्यान से सुनिए अब इस लाइन को, n factor of H2O2 is 2 when it acts like as an oxidizing agent। H2O2 का n फैक्टर 2 होगा जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। n फैक्टर H2O2 का 2 होगा जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। n फैक्टर H2O2 का 1 होगा जब वो दोनों की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। उस टाइम पर n फैक्टर क्या होगा, इसका 1 होगा। n फैक्टर ऑफ H2O2 इज 1 इन विच केस, इन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा।
आगे वाली पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर तुमने देख ही लिया था, देखो जरा, जब ये इधर गया तो 0 से -1, तो इधर इसका n फैक्टर कितना आया होगा मैम, 1 का चेंज आया, 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 इज 2। यहाँ पर ये +1 था, इधर ये 0 था, 0 से +1 फिर से 1 का चेंज आया, 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 2, n फैक्टर 2 आया। तो यहाँ पर n फैक्टर कैसे निकाला होगा, 1/n फैक्टर इज इक्वल टू अगेन 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स n फैक्टर इज इक्वल टू 1 फॉर दिस रिएक्शन ऑल्सो। इस रिएक्शन के लिए भी n फैक्टर क्या आया बेटा, 1। इस रिएक्शन के लिए देखते हैं, चलो यहाँ पर ये जब गया तब तो ये 0 से -1 था, 1 का चेंज है, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है तो n फैक्टर आ गया 2। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 था, ये 0 से 5 गया तो चेंज तुम्हारा 5 का आया, और इस एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो n फैक्टर इस केस में कितना आया बेटा, 10 आया। तो ओवरऑल रिएक्शन का n फैक्टर जब निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/10 आया ना, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20, तो 6/20, 3/10 विल बी द 10/3। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, फिर एन फैक्टर हो जाएगा इसका उल्टा 20/6। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Cl2 इन दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा जी समझ आया आपको, वेरी गुड। चलिए ये देखिए कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शंस, इसके अंदर क्या है ध्यान से देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन के अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, एक ही एलिमेंट का, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। कंबाइंड के अंदर अलग बवाल है। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल के अंदर दोनों का या तो ऑक्सीडेशन हो, दोनों का या तो रिडक्शन, जैसे कि FeC2O4 reactions in which two element get oxidized या फिर reduced, या तो उनका ऑक्सीडेशन हो या तो उनका रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखो FeC2O4 ये +2 में है बेटा इधर, और C2O4 2 -2 में है, यानी कि Fe+2 Fe+3 में चला गया, और C2O4 2- बेटा जहाँ पर कार्बन आपका +3 में था, इधर ये CO2 +4 में गया, यहाँ पर भी आपका ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पर भी आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ पर N1 + N2 हो जाएगा, N1 + N2, कि इसका भी जो ऑक्सीडेशन, इसका जो एन फैक्टर है वो प्लस में, इसका जो एन फैक्टर है वो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूल का एन फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन फैक्टर इज इक्वल टू इसका कितना चेंज हुआ 2 से 1, तो यहाँ पर एन फैक्टर इज इक्वल टू 1, इसका कितना चेंज हुआ एन फैक्टर इज इक्वल टू 2, एक का चेंज हुआ, एक मॉलिक्यूल में 2 है तो एन फैक्टर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर N1 + N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि एन फैक्टर ऑफ FeC2O4 इज इक्वल टू कितना काउंट होगा बेटा 3 काउंट होगा। आई बात समझ में। एक और एग्जाम्पल देखिए ऐसा ही, अगर मैं आपके सामने कहूँ Fe2C2O4 3, इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, देखो मैम या तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हो या तो दोनों रिड्यूस हो रहे हो, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस वाला खेल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ देखो कौन कौन सी फॉर्म में, ये जब मैं ऑपोजिट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी चार्जेस का तो ये Fe+3 और ये C2O4 2-। देखो बेटा Fe+3 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये तो Fe+3 फॉर्म में ही रहेगा एंड प्लस में C2O4 2- CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम्हें पता है ये +3 में है, ये +4 में है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, चेंज जो है वो 1 का है, लेकिन एन फैक्टर इज इक्वल टू एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं बताओ बताओ, वेरी गुड, इट इज 6, 3 दूनी 6। मैम अब ये 3 ऑक्सलेट आयन है, एक में 2 थे 3 में 6, तो 1 × 6 इज इक्वल टू 6। नाउ इट्स एन फैक्टर इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ बेटा, समझ आया, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर ये एक कॉमन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, पर मैग्नेटाइन MnO4-, ठीक है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शन देता है, ठीक है, ये बहुत कॉमन है इसलिए हम इसको करेंगे कि एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक अगर मीडियम क्वेश्चन के अंदर गिवन है
तो आपका पर मैग्नेटायन कन्वर्ट होता है Mn+2 के अंदर विद n फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर +7 में है, +7 से +2 में n फैक्टर इज इक्वल टू 5। जब आपका मीडियम बच्चे न्यूट्रल क्या होगा, न्यूट्रल या फिर लाइट बेसिक, हल्का बेसिक दिया गया होगा, वेरी लाइट बेसिक, उस टाइम पर आपका MnO4 माइनस चेंज होगा MnO2 में, यहाँ +7 से किस में आएगा +4, यानी कि n फैक्टर कितना है बेटा 3। ठीक है, अब यहाँ MnO4 माइनस हाईली बेसिक मीडियम में अगर रिएक्ट करे, हाईली बेसिक मीडियम में अगर रिएक्ट करेगा तो ये MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा MnO4 माइनस में, पर मैग्नेट आयन कन्वर्ट होगा मैग्नेट आयन के अंदर, यहाँ पर इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन ऑक्सीडाइजेज C2O4 माइनस इन बेसिक मीडियम, इन हाईली एल्कलाइन मीडियम, इन हाईली एल्कलाइन मीडियम, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैम C2O4 माइनस तो CO2 ही देगा, लेकिन MnO4 माइनस देगा। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए n फैक्टर अलग अलग होगा। अब इसका n फैक्टर यहाँ पर कितना होगा बच्चे 1 होगा, और C2O4 का तो वही n फैक्टर रहेगा क्या 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, यानी कि बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट के। सो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम MnO4 माइनस reacts with Fe+2 with Fe+2। तो यहाँ पर MnO4 माइनस आपको पता है ना कि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा ऑक्सीडाइज कर देगा Fe+2 को। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चे MnO4 माइनस प्लस में Fe+2, ये Fe+2 को कन्वर्ट कर देगा Fe+3 के अंदर, और क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो खुद किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, तो यहाँ पर n फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका n फैक्टर 5 हो जाएगा, इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी n फैक्टर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी n फैक्टर 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ, आ गई बात समझ में आपको। ऐसा भी हो सकता है कि MnO4 माइनस प्लस I नेगेटिव गेटिंग कन्वर्टेड इनटू I2 प्लस में Mn+2, कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये I नेगेटिव को क्या ही करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, तो I नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा I2 0 के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग ये रिडॉक्स रिएक्शंस करेंगे बेटा जी। आई होप ये चीज अब आपको क्लियर हो गई है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑटो रिडॉक्स या फिर डिसप्रॉप रिएक्शन। बेटा डिसप्रॉप रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर Cl2 बेटा Cl नेगेटिव में जा रहा, ClO3 नेगेटिव में, इनके 0 से -1 भी चला गया और +5 भी चला गया, तो ये एक डिसप्रॉप रिएक्शन है ना। अगला देखो H2O2 -1 से -2 और 0, तो ये भी क्या है हमारा एक डिसप्रॉप रिएक्शन है जिसके अंदर H2O2 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये +1 में गया, ये +2 में, ये 0 में गया। देखो +1 से 0 में गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घटा यानी कि रिडक्शन, और इधर क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका भी क्या हुआ है, ये भी डिसप्रॉप रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव Cr2O7 नेगेटिव। देखिए बेटा जी यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, ये NH4 पॉजिटिव हुआ और ये Cr2O7 2 नेगेटिव हुआ, तो ये N2 0 में गया और ये Cr2O3 किस में गया बेटा +3 के अंदर। तो यहाँ क्रोमियम +6 से +3 में गया रिड्यूस हुआ, और यहाँ ये -3 से 0 में गया ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि डिसप्रॉप रिएक्शन नहीं है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है जिसके अंदर एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज नॉट शोइंग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर NH3 का जब हमने रिएक्शन कराया तो N2 + H2 बना,
ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन -3 से किस में गया बेटा, 0 में गया, और हाइड्रोजन +1 से किस में गया, 0 में गया, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, KMnO4 प्लस MnSO4 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू MnO2। यहाँ पर मैग्नीज किस में है बच्चे, +7 के अंदर, इधर ये +2 के अंदर, और ये किस में है बेटा, +4 के अंदर। यानी कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इधर ये क्या हुआ है, रिडक्शन। तो आप अलग अलग n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से n फैक्टर कैलकुलेट होगा फॉर डिफरेंट स्पेसेस इन डिफरेंट रिएक्शंस। ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कैलकुलेट करना सीखा है n फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट। कल हम करने वाले हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल टू यू एंड क्लियर टू यू। डीपीपी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने साथियों के साथ इस चैनल को शेयर करेंगे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं कल के सेशन में।